जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पौधे पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ये पौधे पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से किस प्रकार ग्रहण करती हैं? तो आओ जानते हैं। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. जैसा कि आपको पता है कि सभी पादप जड़ों के द्वारा मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, लेकिन पादप क्या करते हैं? अपने जड़ों के द्वारा जल व खनिज लवण को विभिन्न प्रकार के चरणों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसकी एक लंबी प्रोसेसिंग होती है जिसके माध्यम से पोषक तत्व पौधों में पहुंच पाते हैं। तो वो कौन कौन से चरण हैं, इसको हम विस्तार से जानते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मृदा में उपस्थित तत्व या पोषक तत्व घुलकर किस प्रकार जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे के अंदर, जैसे पत्तियां, तना, फूल आदि में ये पोषक तत्व चले जाते हैं। तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं। बात करें, सामान्य सभी पादप जड़ों द्वारा मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और जड़ों द्वारा मृदा से जल व खनिज पोषक तत्वों को निम्न चरणों के द्वारा करता है। अवशोषण करने के बहुत सारे चरण हैं इसके, किस प्रकार अवशोषण करता है पोषक तत्वों को पौधा। पहले पॉइंट की बात करें या पहले चरण की बात करें तो मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण होता है। पहले चरण में देखो, मृदा में उपस्थित ठोस कण कौन हो सकते हैं? यहाँ पे ठोस कण पौधों के पोषक तत्व हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं जो कि पहले ठोस अवस्था में होते हैं। और आपको पता होगा कि पौधे ठोस पोषक तत्व को या ठोस तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकता, वह विलयन प्रावस्था में ग्रहण कर सकता है। तो ठोस से पहले विलयन प्रावस्था में आयन स्थानांतरण हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण। जो ठोस से विलयन प्रावस्था बना था, अब वो विलयन क्या करेगा? जड़ के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर अपने आयन को स्थानांतरण करेगा, या फिर वो आयन जो विलयन प्रावस्था में हो चुके हैं जड़ के आसपास वाले क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद तीसरे चरण की बात करें तो ये जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश। अब जो आयन होते हैं लिक्विड अवस्था में या विलयन अवस्था में, वो जड़ों के अंदर प्रवेश करना स्टार्ट कर देगा और जड़ों के अंदर इंटर करने के बाद में या जड़ों के अंदर स्थानांतरण होने के बाद में जड़ से तने तथा पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण होगा। 4 चरण हैं। चारों चरणों को हम बारी बारी से एक एक करके पूरा समझेंगे कि किस प्रकार ठोस कण पहले उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व है, उसके बाद विलयन से जड़ तक आते हैं और जड़ से आयनों तक, जड़ के अंदर प्रवेश करते हैं और पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले चरण की बात करें तो जैसे कि दिखाया गया है स्क्रीन पे, पहले चरण में पहला चरण है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण। मृदा जल ठोस कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों के संपर्क में रहता है। जब कण इसमें घुल जाते हैं तो मृदा विलयन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि मृदा जल के अंदर क्या होते हैं? ठोस कार्बनिक व अकार्बनिक के कण होते हैं और वो जल में घुल जाते हैं तो घुलावा क्या कहलाता है? मृदा विलयन कहलाता है। मृदा विलयन में खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा कणों से आयन मृदा विलयन में आ जाते हैं। यहाँ से दोबारा बात समझना यहाँ पे इसको, कि मृदा विलयन में खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा कणों से आयन मृदा विलयन में आ जाते हैं। मृदा कणों से जो आयन होते हैं मृदा विलयन में आ जाते हैं घुलने के कारण। जिस मृदा में आयन अधिक मात्रा में होते हैं वह मृदा उपजाऊ मृदा कहलाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि उपजाऊ मृदा किसे कहते हैं? जिस मृदा में अधिक आयन होते हैं उसे उपजाऊ मृदा कहते हैं। जैसे जैसे पादप की जड़ें मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण करती रहती है, वैसे वैसे मृदा विलयन का नवीकरण होता रहता है। नवीकरण का मतलब है यहाँ पर नए नए पोषक तत्व बनते रहते हैं। तो पहले चरण में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि पहले जो आयन थे वो ठोस अवस्था में थे और मृदा में उपस्थित जल के कारण वो विलयन अवस्था में बदल गए हैं। अब दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरे चरण में क्या होता है? देखो, दूसरा चरण है मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण। जो
पहले ठोस कण थे यानी आयन ठोस के रूप में थे, अब वो आयन विलीन अवस्था में आ गए और वो विलीन अवस्था में जो आयन आए थे वो जड़ पृष्ठ तक आएंगे, यानी जड़ों के आसपास वाले क्षेत्र में आएंगे। मृदा विलीन से पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण 3 विधियों द्वारा होता है। जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण का मतलब आता है कि जड़ें पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींचेगी 3 विधियों के द्वारा। पहली विधि है जड़ अवरोधन या रूट इंटरसेप्शन। जड़ अवरोधन या रूट इंटरसेप्शन में क्या होगा, जड़ें मृदा में प्रवेश करके मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आती है। पौधों की जड़ें क्या करेंगी, मृदा में जाएगी और मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आएगी। इस विधि द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में जड़ अवरोधन क्रिया का योगदान अन्य विधियों की तुलना में कम होता है। यानी ये सीधा सीधा कहना चाहता है कि रूट इंटरसेप्शन या जड़ अवरोधन के माध्यम से क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। दूसरा जो विधि है वो होती है संहति प्रवाह या मास फ्लो। कुछ पोषक तत्व मृदा जल के साथ जड़ों की ओर गति करने से पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की गति को संहति प्रवाह कहते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि संहति प्रवाह किसे कहते हैं। देखो कुछ पोषक तत्व क्या करते हैं, मृदा जल के साथ घुल जाते हैं और जड़ों की ओर गति करने लगते हैं। जब जड़ों की ओर गति करने लगते हैं तो पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा उसको अपनी ओर खींचने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पोषक तत्व तेजी से जड़ों की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार एक गति होती है, इस गति को हम बोलते हैं संहति प्रवाह या मास फ्लो। पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होने से संहति प्रवाह की क्रिया भी तेज होती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा गंधक के अवशोषण हेतु यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लाइन इसने ले रखी है कि पादप वाष्पोत्सर्जन क्रिया अगर तेज होगी तो संहति प्रवाह की क्रिया भी तेज होगी। आपको पता है कि पत्तियों में से जब जल अत्यधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जित होता है, यानी सूर्य के तेज गर्मी के कारण क्या होता है, वहां से भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो पत्तियों और तनों में पानी की कमी हो जाती है। तो पत्ती और तनी क्या करेंगे, जड़ से पानी और पोषक तत्व खींचने की कोशिश करेंगे। तो संहति प्रवाह तेज होगा, यानी जो मिट्टी के अंदर जड़ें हैं और यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं वो क्या करेंगे, जड़ों की तरफ तेजी से जाएंगे। ठीक है। और नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक हेतु ये विशिष्ट क्रिया विधि है, क्योंकि इन पोषक तत्वों को संहति प्रवाह के माध्यम से अत्यधिक लिया जाता है। तीसरी विधि की बात करें, तीसरी विधि है विसरण या डिफ्यूजन। ये क्या होती है, पादप द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण से जड़ों के नजदीक आयन की सांद्रता कम होने पर मृदा विलीन से जड़ों की तरफ आयनों का विसरण होता है। 2 स्थानों पर आयनों की सांद्रता में अंतर होने पर विसरण होता है। पोषक तत्वों के आयन अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान पादप जड़ की ओर विसरित होते हैं। सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर जड़ क्षेत्र है जहाँ पर पौधा उगा हुआ है और इसके पास वाले दोनों क्षेत्रों के अंदर पोषक तत्व की संख्या अधिक होगी, जबकि जड़ क्षेत्र के अंदर पोषक तत्व की संख्या इसमें कम होगी, क्योंकि जड़ क्षेत्र में जो पोषक तत्व है उसको पौधा खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो आसपास वाले क्षेत्र से पोषक तत्व क्या करेंगे, इस साइड में आएंगे, क्योंकि क्या होता है जब 2 स्थानों पर आयनों के सांद्रता में अंतर होता है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे दोनों तरफ ज़्यादा है, तो अंतर होता है तो विसरण जरूर होता है। और हमेशा विसरण कम सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान तक होता है। तो यहाँ पर अधिक है और यहाँ पे कम है तो कम वाले स्थान की तरफ जाएंगे, इसे बोलते हैं विसरण। अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा जो चरण हमारा है वो है जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश। देखो पहले चरण में ठोस से विलीन अवस्था में आ गया, तो दूसरे चरण में वो जड़ों के पास में आ गए थे। अब जड़ों के पास में आने के बाद में तीसरा चरण होगा, जड़ों के अंदर प्रवेश करेंगे। जड़ों के पास में तो अब आ गए हैं, तीसरे चरण के अंदर जड़ों के अंदर प्रवेश करेंगे। और पोषक तत्वों के आयनों का जड़ों में प्रवेश 2 क्रिया विधि द्वारा होता है। पहला होता है निष्क्रिय अवशोषण, दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण क्या होता है, देखो तो सबसे पहली क्रिया विधि पढ़ते हैं निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है यहाँ पे कि निष्क्रिय अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है।
जड़ों के सेल्यूलोज तंतु स्पंज की तरह कार्य करने लगने से लगातार विलयन का विसरण होता रहता है। जड़ों के सेल्यूलोज तंतु का मतलब होता है, आपको पता है जड़ों के अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 रोए पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। वो रोएम क्या करेंगे, स्पंज की तरह काम करने लगते हैं और विलयन का इससे विसरण होता रहता है। उससे विलयन लगातार जड़ों के मध्य प्रवेश करना शुरू हो जाता है। यह क्रिया बिना किसी ऊर्जा व्यय के संपन्न होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं लगती है। वर्तमान आधुनिक विचारधारा के अनुसार आयनों का जड़ों में प्रवेश प्रेरक बल वैद्युत रासायनिक विभव के कारण होता है। देखो, आयनों का जड़ों में प्रवेश किसके कारण होगा, प्रेरक बल वैद्युत रासायनिक विभव के कारण होता है। और यह विभव विलयन की सांद्रता और आयनों के आवेश के अनुपात पर निर्भर करता है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य ऋण आवेशित होता है तथा विलयन उदासीन होता है। ये आयन मर्दा विलयन से कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर की ओर चले जाते हैं। यानी ये आयन क्या करेंगे, मर्दा विलयन से कोशिका झिल्ली को पार कर जाएंगे और अंदर की ओर चले जाएंगे। इसे बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण, जिसको पैसिव अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी जड़ों के सेल्यूलोज जो तंतु होती हैं वो स्पंज की तरह कार्य करने लग जाते हैं। ये निष्क्रिय अवशोषण है या पैसिव अब्जॉर्प्शन है। तो अब हम बात करें सक्रिय अवशोषण की, क्योंकि इसके दो क्रिया विधि थी, निष्क्रिय और सक्रिय। तो सक्रिय में क्या होता है, सक्रिय अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसमें उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही थी, उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लेकिन सक्रिय अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात वे इस प्रकार के अवशोषण के लिए जड़ कोष द्वारा ऊर्जा व्यय होती है। वाहक होते हैं जो मोटा मेलिज्म से उत्पन्न होती हैं, यानी ये इसके वाहक होते हैं जो मोटा मेलिज्म से उत्पन्न होते हैं और स्वतंत्र आयनों से संयोग करते हैं। वे वाहक आयन जटिल झिल्ली को भी पार कर सकते हैं। इस आयन के पूर्ण स्थानांतरण पर वाहक आयन टूट जाते हैं तथा आंतरिक स्थान के अंदर मुक्त हो जाते हैं। पोषक तत्वों के शोषण के लिए ऊर्जा का प्रदान जड़ों के वायु श्वसन से होता है। देखो, यहाँ पर पोषक तत्वों का अगर शोषण करना है तो ऊर्जा का प्रदान जड़ों के वायु श्वसन के द्वारा ही यहाँ पे होगा। और चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण के अंदर क्या होता है, देखो चौथा चरण दे रखा है जड़ों से तने व पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। तीसरे चरण में हमने यह पढ़ लिया था कि जो आयन है वो जड़ों के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब क्या होगा, जड़ों द्वारा तने से जड़ से तने व पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। तो जड़ों द्वारा अवशोषण के पश्चात आयन जाइलम वाहिका में चले जाते हैं। आपको पता होगा जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। तो जाइलम वाहिका में अवशोषण के द्वारा चला जाएगा और जहाँ से उसका स्थानांतरण तने व पत्तियों में जल के साथ होता रहता है। ये आयन जल के साथ स्थानांतरण होने से इसे सहती प्रवाह माना जाता है। सहती प्रवाह का मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया था कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं जल के साथ घुलकर सभी स्थानों में जाते हैं। तो उसी प्रकार ये आयन भी क्या करेंगे, जल के साथ स्थानांतरण होने के कारण इनको सहती प्रवाह माना जाता है। इन आयनों की स्थानांतरण की दर मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करती है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर कम है तो आयनों के स्थानांतरण की दर भी कम होती है, और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक है तो आयनों की स्थानांतरण दर भी अधिक होती है। जिससे मैंने पहले बताया था कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पत्तियों से पानी सोखा जाएगा तो वो अत्यधिक मात्रा में जड़ों से पानी पत्तियों तक खींचने का काम करेगा। तो वाष्पोत्सर्जन अधिक हो रहा है तो जल अधिक खींचा जाएगा, और वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है तो जड़ों से पानी व पोषक तत्व कम खींचा जाएगा। जाइलम में नाइट्रोजन का स्थानांतरण नाइट्रेट, अमोनिया तथा एमिनो अम्ल के रूप में होता है। तो ये चार प्रकार के कारण थे जिसके माध्यम से हमने जाना कि पौधे जड़ के माध्यम से किस प्रकार पोषक तत्वों को अपने अंदर लेते हैं। ये वो सभी पोषक तत्व है जो मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिए थे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सारे पोषक तत्व है जिनको पौधे अपने अंदर ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से पौधा पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण करता है।